ठीक है, इसीलिए तो उसमें रुपए लगाने होते हैं क्या, उसमें कहाँ लगाने होते हैं? सजाने के लिए। हाँ, बहुत सारा बहुत महंगा सामान था। तो तुम्हें गिफ्ट मिला कुछ? हाँ, उन्हें बता देते कि ट्रॉफी मिली, गाड़ी तक बताते इतना खर्चा आया मेरा। नहीं, खर्चा कोई नहीं देखता है। चलो बढ़िया है, क्लास में एक्टिविटी आनी चाहिए लोगों को, वो कोई बात नहीं। खर्चा वर्चा क्या है, क्या करें। अगली बात सुनो, बेटा हम लोग कल जो इवोल्यूशन पढ़ रहे थे वो चैप्टर पढ़ेंगे, और दूसरा जो मैंने कल पढ़ाया था आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो आप लोग संडे को मंडे को आओगे, मंडे को आओगे तो आप लोग आराम से दीपावली मनाना घर पे। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करो, ठीक है सब लोग बैठ के। कोई डाउट हो मुझसे क्लियर करो। कल हम लोगों ने होमोलॉजी के बारे में पढ़ा था, एनालॉजी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था एवोल्यूशन हो रहा है, सही है। और दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? और बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि अगर एक बार हमने देख लिया, बेटा बात सुनो, हमने देखा कि पहले मैंने आपसे कहा था कि जो साइंटिस्ट है उनका ये मानना क्या है, सेल थ्योरी का बताता है कि हमेशा लिविंग सेल से क्या बनता है, लिविंग बनता है, कभी भी नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बन सकता। लेकिन बात ये आती है कि सब पहली सेल कैसे बनी, तो मैंने उसके लिए बताया था आपको केमिकल एवोल्यूशन। मैंने कहा था एटम्स होंगे, उसके बाद एटम्स के बाद क्या बने होंगे, मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक, और इसके बाद क्या, कोएसर वेट ध्यान रखना, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एविडेंस क्या है कि भाई इवोल्यूशन हुआ है, तो हमने काफी सारे एविडेंस पढ़े, जिसमें तुम्हारा जैसे पहले था जो फर्स्ट था तुम्हारा वो क्या था, जो हमने जीवाश्म के बारे में, फॉसिल्स मिलते हैं उससे क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। सेकंड मैंने आपको बताया बेटा कि जो तुम्हारा एनालॉजी और होमोलॉजी, यानी कि हम लोग होमोलॉजी को देख के और एनालॉजी को देख के समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जियोग्राफिकल, मैंने बताया था कि हमारा जो अर्थ है उसमें कहीं ना कहीं कि जहाँ पे अच्छा मौसम है, अच्छा सर्वाइवल एरिया है, वहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकनेस ज़्यादा है, और जहाँ पे पोलों पे हमेशा ठंड रहती है वहाँ पे स्पेसिफिकनेस क्या है, कम है, ठीक है। इससे पता लगता है कि ना कि इवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे। अगले हमने देखा था स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। मैंने कहा था, मैंने ये बोला था आपसे कि एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि अगर जितने भी मैमल्स हैं, अगर हम बात करें एप्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जितने भी हैं, सही है, तो अगर सबका एम्ब्रियो देखें तो सबका जो ओरिजिन हुआ है वो लगभग सेम तरीके से हुआ है, यानी कि एम्ब्रियो सबका क्या होता है, सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है। इसका मतलब हमें पता लगता है कहीं ना कहीं हमारे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, और हम सब लोग जो हमारे एंसेस्टर होंगे वो क्या होंगे, सेम। जैसे आप लोग कल मैंने बताया था कि चीता हो गया, वेल हो गया, इसके बाद तुम्हारा चमगादड़ हो गया और ह्यूमन हो गया। अब हम लोगों के जो फोर लिम्ब होते हैं हम लोगों के, और चीता के अगले वाले पैर होते हैं, इसके बाद जो चमगादड़ होता है उसका क्या होता है, विंग होता है, तो और बेल का पैडल होता है। उन सबका जो इंटरनल बोन था, क्या था, इंटरनल बोन का मतलब है कि उनका जो ह्यूमरस रेडियस अल्ना और ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेरिंजस, जो बोन्स होती है वो सब में क्या थी, सेम थी। क्या थी? सेम थी। और अगर बोन सेम है तो इसका मतलब इससे पता लगता है कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज सेम रहे होंगे, कहीं ना कहीं हमारा क्या हुआ है, एवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है, और हमारे पूर्वज क्या रहे होंगे, हम सबके सेम रहे होंगे, सही है। किसी जमाने में जो एंसेस्टर होंगे वो सेम होंगे। तो ये सब एविडेंस थे जो बताते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने एविडेंस देख लिए। इसके बाद मैंने लास्ट में आपको अभी जैसे हमने देखा था
हमने देखा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोग आए थे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसके बाद ये कुछ थ्योरी है जैसे डार्विन ने दी थी, एक साइंटिस्ट थे लेमार्क, कौन थे? लेमार्क। उन्होंने थ्योरी दे दी, उन्होंने समझाया था कि इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है, जैसे बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और उन्होंने जस्ट जो थ्योरी दी थी उसका मतलब ये है, मैं आपको देखो इवोल्यूशन तो होता है, ये बात तो सही है, क्योंकि हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। तो पहले जैसे आज हम लोग हैं ऐसे पहले नहीं थे। अगर जाओगे हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले जाओगे तो और बंदर टाइप के थे, और करोड़ साल पहले जाओगे तो और बंदर टाइप के थे, ठीक है। तो हल्के हल्के क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है और हम लोगों में चेंजमेंट आ रहे हैं। तो लेमार्क और डार्विन ने अपनी थ्योरी की तरफ समझाया था कि कब कब एवोल्यूशन होता है और वो होता कैसे है। जैसे मैंने कल आपको लेमार्क के बारे में बताया था, साइंटिस्ट जो लेमार्क थे उनका क्या मानना था हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। जैसे मैंने 3 फैक्टर बताए थे आप लोगों को। अगर हम पहला बात करें तो उन्होंने बताया था, क्या बताया था बेटा? पहला बताया था उन्होंने इन्वायरमेंट, यानी कि जब चेंज ऑफ इन्वायरमेंट होता है तो हमेशा क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। पहला क्या बताया था बेटा? चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, या मैं बोल सकता हूँ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जब इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट का तो हमेशा क्या आता है, एवोल्यूशन होता है। अभी आप लोग खुद बताओ, अगर यही सब कुछ सेम ऐसा चलता रहे, कोई किसी को दिक्कत ना हो, तो बताओ क्या एवोल्यूशन होगा? नहीं होगा ना। एवोल्यूशन वहां पे होता है जहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट क्या करता है, कुछ इफेक्ट करता है। जैसे सूखा पड़ जाए, अभी बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो विकास होगा, या तो आप लोग घाटे में जाओगे, नुकसान में जाओगे, कुछ तो होगा, लेकिन चेंजमेंट होगा। उसी को क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। अगले जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो घर पे रहते हैं बेचारे, तो बहुत सुख सुविधाओं में रहते हैं ना, कि खाना जैसे मम्मी से मांगा तुरंत मिल गया, है ना। और उसके बाद कपड़े धुले हुए 3 बार कपड़े चेंज कर रहे हैं, सही है, ये सब करते हैं। लेकिन जब वो रूम पे आते हैं और अपनी कंडीशंस के थ्रू रहते हैं, या कोई कहीं और रहता है, तो उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ा? क्योंकि बेटा उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ और उसकी कंडीशंस वो हो गई कि उसको करना ही पड़ेगा अपने आप को चेंज करना, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। समझ गए आप लोग? और सर्वाइव का मतलब है कि पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा, उसके साथ मुसीबत है ना, तो वो अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। वही तो होता है एवोल्यूशन। और क्या होता है, अगर आप लोग घर पे कैसे रहते हो, फिर दूसरे के घर पे या फिर दूसरे के रूम पे कैसे रहते हो, वो क्या होता है, चेंजमेंट होता है। समझ गए आप लोग? और वही फिर क्या ये एवोल्यूशन आता है। लेकिन ये जो एवोल्यूशन है यहाँ वाला, ह्यूमंस वाला या स्पीशीज वाला, वो अलग टाइप का है, वो हल्के हल्के होता है। हल्के हल्के का मतलब है कई साल लगती है इसमें। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग 80 साल में सोचो कि हम लोग बहुत चेंज रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगले अगर 1000 सालों में अगर देखोगे तो जो अभी धरती पे कोई ना कोई तो होगा, हम लोग तो नहीं होंगे, वो भी 1000 सालों बाद, हजारों के 100 साल बाद नहीं होंगे यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि हजारों सालों में जो लोग पढ़ेंगे वो क्या पता कैसे हो, बताओ। हो सकता है एलियन टाइप के हो, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो हमारे बारे में खाली पढ़ेंगे कि किसी टाइम ऐसा होता था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आदि मानव के बारे में, पढ़ते हैं इतिहास में, आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमंस पहले ये करते थे, वो करते हैं। अब वो लोग अभी थोड़ा है, वो तो हम लोग को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज होता है चेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है ये इफेक्ट होता है। और दूसरा इसने बताया था बेटा, इन्होंने कहा था डार्विन ने, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ, इसका मतलब सिंपल सा ये बताया था बेटा कि जब हम किसी चीज का यूज ज्यादा करते हैं, सही है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एवोल्यूशन आ सकता है। या जहाँ पे हम डिसयूज का मतलब है यूज ही ना करें उसका, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है। जैसे आप लोगों ने ये सिंपल सा तरीका है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के जो आदि मानव थे उनके सर पे बाल थे, शरीर तो पूरा, सर पे नहीं, सर पे तो नहीं है, पूरा बॉडी पे बाल थे ना। हल्के हल्के उन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए, कपड़े पहनते गए, हमें जो जरूरत थी वो वाले बाल आज भी हैं, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बाल नहीं है। इसका मतलब अब ये वक्त ना सर ये वाले क्यों, ये वाले बीच का भी काम होता है, समझ रहे हो? इनका काम ही होता है कि पसीना वगैरह आए वो आंखों में ना जाए, जिससे कोई रिएक्शन ना हो जाए, केमिकल वहाँ आंखों में चला जाए, इस चक्कर से, ठीक है। तो ये भी शो करता है कि इवोल्यूशन होता है, और हल्के हल्के जब हम यूज करते हैं, किसी का डिसयूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे जैसे आपने एक और सुना होगा कि हमारी भी आंखें होती हैं, उसमें एक मेम्ब्रेन होती थी पहले, जिसे बोलते हैं निक्टिडेटिक मेम्ब्रेन, जो मेढक के पास है, लेकिन हम लोगों का उसका काम ही नहीं था, सही है। और काम नहीं था तो वो क्या हो गई, खत्म हो गई, अब उसका कहीं कुछ नहीं है, समझ गए आप लोग? तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूँ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन।
और तीसरा जो इन्होंने बताया था वो बताया था एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफर। लेकिन ये बात इनकी गलत थी, एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं, सही है। तो इन्होंने ये भी कहा था कि ट्रांसफर ऑफ, अच्छा इन्होंने ये क्यों कहा था पता है, इन्होंने ये सोच के कहा था एक्वायर्ड कैरेक्टर, इन्होंने ये सोच के कहा था ये बात कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है वो वाले कैरेक्टर जो हम बाद में सीखते हैं, सही है, पैदा होने के बाद। अब इन्होंने ये सोचा कि ऐसे कैरेक्टर अगर, लेकिन ऐसा बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया ये बात गलत है बिल्कुल, ये दोनों बातों में मैं सहमत हूँ, ऐसा हो सकता है इवोल्यूशन ऐसा होता है, लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर होता है, ये तो हाँ, लेकिन जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। जैसे अगर किसी के फादर लंबे हैं तो बच्चा लंबा हो सकता है, ये बात सही है। अगर किसी का फादर काले हैं तो बच्चा काला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाए। भाई अगर कोई क्रिकेटर है तो उसका बच्चा ऐसा नहीं क्रिकेटर बन जाएगा, हाँ बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। चांस का मतलब होता है कि जो जिस मॉल में हम लोग रहते हैं वो मॉल बच्चों में अपने आप से आदत आ जाती है उसकी, और वो उन बच्चों को काम करके जन्म से वही सीखते हैं, और जब वही सीखते हैं तो वो काम में बहुत आसान लगता है, सही है। अब जो उनके मम्मी पापा काम कर रहे हैं वो वाला, और दूसरे काम क्या लगते हैं उन्हें, कठिन लगते हैं। जैसे मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया था, अगर किसी के पापा किसान है तो उसे सिखाना नहीं पड़ता है, उसको अपने आप सब पता होता है गन्ना कब लगाना है कब छीलना है, ठीक है। अगर किसी पापा डॉक्टर है तो आधा डॉक्टर अपने आप बन जाता है। ऐसे ही मतलब तो वही बच्चा दिखता है ना, जब पैदा होता है तो वही दिखता होता है बाद में कि क्या कर रहे हैं फादर हमारे, और जो कर रहे होते हैं फादर उसके हिसाब से वो अपने आप को वैसा ही बना लेता है, ठीक है। अब डॉक्टर है किसी के फादर उसे अगर क्या वो सॉरी हाँ डॉक्टर है, अगर उसे किसानी करवाई जाए तो उस पर नहीं हो पाएगी, उसे सिखाना पड़ेगा कि भी कैसे खेत जाते हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग। तो इन्होंने जो कहा था लगभग सही कहा था, इनके फेवर में दो चीजें थी। पहला क्या था, जिराफ की गर्दन लंबी, इसी चक्कर से हुई है, और दूसरा था इनका कि जो स्नेक होते हैं सांप, उन्होंने अपने पैर को धो दिया। इसका मतलब सिंपल सा था कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा और इसीलिए सांपों के पैर भी चले गए। लेकिन बहुत सारे किडिंग भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कल। दूसरा जैसे इंडिया में क्या करते हैं, जो फीमेल होती हैं वो अपने क्या करती हैं, नाक और कान वो करती हैं, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता है, अभी तक नहीं हुआ है ना, कई जनरेशन हो गई ऐसा करते हुए, अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा चाइनीज वाला मैंने बताया था, पैर जो होता है वो भी सेम वैसा ही रहता है जैसा होता है जब पैदा होता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे ब्रिस्बेन, कौन थे, उन्होंने क्या किया, चूहा जो होता है चूहा, उसकी 22 जनरेशन तक पूंछ काटी थी, लेकिन उसके बाद भी चूहा पूंछ कटा हुआ चूहा पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब उन्होंने साफ साफ बताया था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते, समझ गए हम लोग। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, इसके बारे में पढ़ा था। तो बेटा आगे देखते हैं आज आ गया मुझे कोई तो आता है ना तो उस दिन पता लगता है जिस दिन आता है। अब मुझे आप पता लग रहा है शाम को लगेगा कल दीपावली है अच्छा आप द्वारा वो बात भी नहीं रही पहले वाली, जो पहले बच्चे गिनते थे उंगलियों में कि 10 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, 7 दिन। हमारा दौर था छोटे तो हम ऐसा करते थे कि 15 दिन पहले से ही करते थे कि अरे वो आने वाला है ना, दीपावली आने वाला है, होली आने वाला है। और अब की अब मैं अपने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अब छोटे बच्चे भी ये नहीं करते हैं। उन्हें बताना पड़ता है बेटा कल दीपावली है, तो उन्हें पता लगता है कल दीपावली है। उन्हें कोई मतलब नहीं है, खाली छोटे बच्चों को फोन से मतलब है, उसके अलावा उनको मतलब नहीं दीपावली है या होली है। हाँ ये बात सही है कि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें बस पटाखे उठाके दे दो तो वो जला लेंगे, बात खत्म। उन्हें मतलब नहीं कि दीपावली है कैसा क्या। लेकिन पहले के लोग कितने एक्साइट होते थे, त्योहार आता है। अब तो सोचो, जैसे अब तुम खुद सोचो, आज कौन सी दीपावली, छोटी वाली दीपावली है आज, सोचो अरे जो भी है छोटी है बड़ी है, आज भी तो एक दीपावली है। मैं सुबह से बता रहा हूँ, मेरे माइंड में एक बार नहीं आया दीपावली है, कहते एक भी बार, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ और अभी तक मेरे समझ नहीं आ रही कि दीपावली है कल ही है। हाँ इतनी पता है, घर वालों को फोन कर दिया आना है आपको, तो कल घर पे जाके पता लगेगा हाँ दीपावली है। वरना पहले सोचो कितना लगता था, एक महीने पहले सोचते थे दीपावली आ रही है, और वो मौसम होता था वो वैसा ही हो जाता था, लगता भी था कि हाँ दीपावली आ गई। आपको लग ही नहीं रहा है, जैसे अभी कितना गर्मी पड़ रहा है तो लग ही नहीं रहा है, तो ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब त्योहार का हल करके क्या हो रहा है, जो एक
चेंजमेंट हो रहा है, और वो हम ही लोगों की वजह से हो रहा है, सबकी वजह से। क्योंकि हम लोगों में आपस में जो होते हैं, ये सबके द्वारों में, ऐसा नहीं हिंदू के द्वारा में, सबके द्वारा में ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि अब वो वाला जो होता नहीं है, एक अट्रैक्शन नहीं रहा जो परिवार समाज में होता है, गांव में होता है दूसरे के प्रति। आदमी जलने लगे हैं खाली बस, उन्हें अगर तुमने सही से ज़्यादा टांग दी तो उससे ही वो डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर सही बता रहा हूँ मैं, ऐसा है ना। तो अब सोचो दूसरा इसी बात को लेके, मतलब ऐसे ऐसे लोग बातें उठाते हैं गाँव में, देखता हूँ जाके कि मुझे तो समझ नहीं आता कि यार ये लोग बातें कैसे करते हैं। मैं खुद सोचता हूँ, कभी कभी हम मम्मी से कहता हूँ कैसी बातें करती हो पता नहीं कैसे आपस में बातें कर रहे हैं। तो और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो लड़ाई हो जाए इधर और उन लोगों का ही रोज का काम है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चल रहा है, और मैं सोचता हूँ कि क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं घर नहीं जाता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब समझ नहीं आता क्या चल रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो होना चाहिए, द्वार अच्छा लगना चाहिए द्वार में। बेटा यहाँ पे देखो, पहले क्या है लेमान, वो मेरी वीडियो देखती है, अगर उन्हें देख लिया तो कहीं अच्छा ये पढ़ाता है और देखती है वीडियो डेली के। इधर देखो, इधर देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या नाम को क्या बताया था, मेन टीचर क्या बताया था, पहला बताया था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। हाँ एक पॉइंट ये भी था न्यू नीड्स। न्यू नीड्स का मतलब होता है जब हमें जरूरतें होती हैं, सही है किसी चीज़ की, और अगर बदलती रहती है जरूरतें, बढ़ती रहती हैं। जब हमारी जरूरतें होती हैं तो हमेशा क्या होता है, उसमें भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है। जरूरतें मैं मोबाइल नहीं कह रहा हूँ, तो समझ रहे हो, गाड़ी पैसा मकान वाली जरूरत का मतलब कह रहा हूँ कि हमें सर्वाइव करने के लिए। हाँ तो अगर वो है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे भी क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। अगला बेटा ये तो हमने पढ़ लिया सब करना, लिख लिया आपने यहाँ तक ना। अब आप लोग ऐसा करो, जल्दी से उसके नीचे हेडिंग डालो एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ लेमार्की, और इसके बाद हेडिंग डालो क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्की। बस खाली ये वाले 3 पॉइंट लिख लो और 2 ये लिख लो बस, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए सपोर्ट कौन करता है और क्रिटिसिज्म कौन करता है। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, उसके फेवर में नहीं है। देखो बरसा निकल सफाई की समय तुम्हारे घर पे या नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, शहर में इसके अच्छे मकान होते हैं ना, क्या सफाई होती है मुझे समझ नहीं आता। और यही तो नहीं पता, हमारे घर पे तो इतना ज्यादा होता है, बहुत एक छोटी से छोटी चीज निकलती है। एक यार्ड में लगाते हो क्या? नहीं रोज लगती है रोज, तो फिर लेकिन सब कुछ हट के नहीं लगता, मतलब बेड भी शिफ्ट करना होता है, फिर अगर रूम चेंज करना हो, मन हो गया कि हाँ इसके ऐसे शिफ्ट करो, वो खाली फालतू मुझसे काम बढ़ाते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा लगने के लिए, सिर्फ अच्छा लगने के लिए। यार क्या बातें हैं, हमारे रूम की सफाई हो तो अच्छी बात है और दीपावली को वो भी नहीं हो पाएगी लग रहा है। असली सफाई मुझे लगता है हमारे घर पे ही होती है सर, अच्छा एक बात और है, मुझे लगता है जो त्योहार होते हैं उनका एक भी रीजन होता है, क्योंकि पहले क्या होता था बेटा, जो घर थे ना पहले कच्चे टाइप के घर होते थे, तो त्योहारों का मतलब ये होता था कि उस टाइम पे जब त्योहार आते तो लोग सफाई करते थे, जिससे क्या हो साफ सफाई हो गई, डिजीज कम लगे, सही है। उसका रीजन पहले ये था, समझ रहे हो, इसीलिए त्योहारों में साफ सफाई करते हैं। मुझे तो एक ही चीज अच्छा लगता है, सफाई होती है ना तो रुपए बहुत मिलते हैं जगह जगह पे रख के रुपए बहुत मिलते हैं मैं तो पहले वही देती हूँ अपने सारे, हाँ पहले चल रहा है इनको इकट्ठा करो, बाद में बात देखा जाएगा। हर एक जगह मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं रखा ही होता है, सब मिल जाते हैं रख के। कभी कभी ऐसी चीज मिल जाती है सफाई में कि फिर हाडी बहुत होता है कि वहीं से बचा सफाई। हाँ मैंने तो हमेशा मतलब ये सब नहीं होता है कि जो भी पहले की चीजें हैं वही सब है, और अभी भी वो सब ऐसी रखी जाती है, सब और हर साल सफाई होती है, तो इतना पूरा निकलता है, ऐसे लगता है कभी भी ना हो।
साफ सफाई हुआ करे तो कुछ चीजें ध्यान रखा करो वरना। मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई थी, मुझे याद आ रही है बहुत सालों बाद। मैं उसका फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर का मतलब 11 में, जवाब में था। तो मैं रेंट पे रहता था उस टाइम रूम पे। तो मतलब किसी पहले फोन नहीं थे लोगों के पास, बताओ तो आपको। तो किसी ने लेटर दिया था। अब क्या हुआ, मैंने पढ़ा और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं था। अब किसी का देने का क्या देगा कोई, तो उसने दिया और मैंने वो सिर्फ पे डाल दिया करके। आप सुनो क्या हुआ। अब मैं जहाँ भी राउंड शहर में, तो वहाँ आंटी वांटी से मेरा बॉन्डिंग अच्छा रहा है। मतलब बॉन्डिंग का मतलब होता है, अब वो कह रहे हैं कि तुम बाजार दीपावली गए और हम सफाई करने तुम्हारे रूम भी, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने सफाई की। अब उन्होंने सिलप पे वो देखा, सही है। अब वो कटी से सुनो, उससे कोई दिक्कत नहीं मुझे कि उन्होंने देख लिया। दिक्कत ये थी कि उनकी लड़की ने दिया। अब तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैं घर पे आ गया था। तो ना मैं घर पे आ गया था। अब उन्होंने मुझे फोन किया, बोले कब आ रहा है घर से। मैंने कहा आ रहा हूँ, अब तो दीपावली बाद ही आऊँगा। अब मैं सोच रहा ऐसी क्या बात, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं ना कुछ चीजें इधर उधर फेंक फाक के। अब क्या होगा, मैं आया यहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया अकेले में। वो पहचान गई ना, उसी की राइटिंग है सब कुछ। तो ये क्या है। मैंने कहा आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है कभी जो तुम समझ रहे। हाँ ये हुआ था एक बार, लेकिन उसका कुछ ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स वगैरह कुछ भी ऐसा हुआ हो। तो मान गई थी लाभ में कि इससे बोलना। तो कभी कभी वो साफ सफाई में वो चीजें मिल जाती है ना, जो हमें पता ही नहीं होता कहाँ रखनी है। हमारे यहाँ रुपए मिलते हैं वहाँ। ये तो क्या नहीं, ये तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। और जो मुझे फिर वो घटना इतनी सालों तक ध्यान रही थी, हमेशा याद रहती है। आज भी याद आ गई मेरे साफ सफाई से। चलो चलो, अब तो मैं घर पे रहता नहीं। घर पे अगर रहता था उस टाइम में, जब मुझे लगता साफ सफाई होनी है, तो मैं पहले ये देखता था कि रूम में क्या क्या रखा हुआ है मैंने। ए बेटा यहाँ पे देखो, ये समझ गए आप लोग, लिख लिया आप लोगों ने। तो सपोर्ट कौन कर रहा था, बोरिंग ऑफ ईयर एंड नोज इंडियंस। मैंने कहा था कि ये सॉरी क्रेडिट कौन कर रहा था कि जो इंडियंस होते हैं वो अपने कान ना खिलाते हैं और वो बच्चा पैदा ऐसा नहीं होता है। दूसरा इन्होंने कहा था आयरन शूज ऑफ चाइनीज, जो चाइनीज होते हैं वो आयरन शूज पहनते हैं, लेकिन उनका कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो पैर वगैरह होता है वो वैसे टाइप का हुआ हो। अगले कह रहा है एक्वायर्ड कैरेक्टर और नॉट इनहेरिटेड। ये भी इसका क्या था, ट्रेडिंग था किसका, लैमार्क का, ठीक है। अगले तो आप लोग ये समझ गए बेटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अच्छा ये देखो कि एक बिस्मैन ने जो दिया था, क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ध्यान रखना बेटा। ये बिस्मैन साइंटिस्ट, यहाँ पे लिखा है बिस्मैन कट ऑफ ए टेल ऑफ रेड फॉर अबाउट 22 जनरेशन। कितनी जनरेशन तक, 22 तक, लेकिन पूंछ कटा हुआ चूहा पैदा नहीं हुआ। लिखा है बात, लिख लो। यहाँ तक लिखना बस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिस्मैन प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म। सही है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। लिख लिया बेटा, लिख लिया ना, नहीं है
वाटर तो लगी थी बस, इसका सही होना तो मैं आप लोग इसको समझ गए लैमार्क को। हम लोग पढ़ते हैं डार्विन, डार्विन का क्या मानना था वही पढ़ते हैं, ठीक है। ये लगभग लगभग मिलते जुलते दोनों चीजें हैं, क्योंकि या दोनों थ्योरी वही है, लेकिन इनका मानना अलग था और इनका मानना अलग था। आप लोग लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या करते हैं? देख लिया, देख लिया पूरा मतलब को। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं डार्विन की, किस बात करते हैं? डार्विन की। देखो अगर इनका देखें हम लोग तो ये देख सकते हैं, इन्होंने जिराफ के ऊपर बताया था, तो इन्होंने ये कहा था कि जिराफ की जो इनका अगर हम बेसिक देखें तो इन्होंने ये कहा था कि जो जिराफ थे छोटी गर्दन वाले थे, ऐसा मानना था, ठीक है। जब क्या होगा, देखो पहला इनका यही पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जब नीचे के पत्ते क्या हो गए, खत्म हो गए, क्या हो गए, तो इन्होंने क्या किया, ऊपर के पत्ते खाने के लिए अपना गर्दन क्या किया, ऊंचा किया, और हल्के हल्के जब ये ऐसा करते रहे तो हल्के हल्के गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई, ठीक है। लेकिन इनका मानना क्या था, लैमार्क का, देखो वो डार्विन का देखो ये क्या कह रहा है, चार्ल्स डार्विन वाज बोर्न ऑन 1 फरवरी को जन्म हुआ था इनका, कब, 1809 में, ठीक है। और कह रहा है इन इंग्लैंड डार्विन ट्रेवल्ड बाय HMS बीगल। मैंने कहा था पहले शिप होते थे, क्या होते थे, शिप, तो उनसे यात्रा पे लोग निकलते थे कि निकल गए तो वो आ रहे हैं 5 साल बाद अब घर पे। अब तो ऐसा नहीं होगा ना, अब तो ऐसा नहीं होता है, पहले के लोग ऐसा करते थे, और वो कई देशों में जाते थे, वहां की क्या करते थे, देखते थे उनको वहां पे जाके कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और नॉर्मली देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है, आप लोगों को बेसिकली घूमना चाहिए। अब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अभी निकल जाओगे मेरा मतलब है कि नॉर्मली हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे भारत में ही नॉलेज हो, पहली बात तो कि भारत में कितने टाइप का डांस होता है, कितने टाइप के राज्य हैं, उनकी भाषा क्या है, उनका खाना क्या है। हम लोग तो खाली पीलीभीत के बारे में जानते हैं, बेसिकली तो यूपी के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग जगह पे जाओगे तो बेटा आप चक्कर में पड़ जाओगे। हमारी भारत की बात कर रहा हूँ मैं कि ये भी लोग ऐसे रहते थे हमारे भारत साथ में, मतलब उनका खान पान बिल्कुल अलग, भाषा बिल्कुल अलग, वो समझ ही नहीं पाएंगे हम लोगों की भाषा क्या है, हमारी समझ जाएंगे लेकिन हम लोग उनकी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। खाना बिल्कुल चेंज, कि हमारे इधर जो बनता है उधर बनता ही नहीं होगा वो चीज, समझ रहे हो। यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ स्वाद तक चेंज होता है। क्या होता है, जैसे हम लोगों का स्वाद कैसा होता है, नॉर्मली जो खाना खाते हैं यहाँ पे बेटा स्वाद भी पूरा चेंज होगा वहाँ के खाने का। तो ये सब तो एक बार करना चाहिए, सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे ही निकले थे HMS बीगल से, और इन्होंने क्या की थी, यात्रा की थी, क्या की थी, यात्रा। अगले कह रहा है दिस शिप लीव ऑन दिसंबर क्या है 27-1831 में। अब सोचो इधर देखो एक बार, 1809 में वो सॉरी 1809 में पैदा हुए और ये निकले कब थे, 1831 में। इनकी एज बताओ कितनी रही होगी, अरे 31 मान लो कितने बचे, 22 बचे ना। सोचो 22 साल की एज में ये इतने ज्यादा माइंडेड थे कि सोचो ये यात्रा पे निकल गए। आप लोग 22 साल की एज में यहाँ से बदल नहीं जा मिलेगा बहुत लोगों को, तो ये सोचेंगे कि कैसे जाऊंगा, डरेंगे अकेले। आप लोग शायद 22 साल के तो हो, कुछ लोग तो यहाँ बैठे होंगे, कोई नहीं बैठा है, नहीं बैठे हो, चलो 21 मान ले। अब सोच तेरी एज में वो निकल गया था, कहाँ पे, शिप पे, और तुम्हें अगर भेजा जाए यहाँ से पंजाब चले जाओ, तुम्हें लगेगा अकेले जाऊंगा क्या, या ट्रेन से भेजा जाए यहाँ से लखनऊ पेपर दिया होगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बैठ जाओगे और तुम्हें अकेले डर लगेगा, ये लगेगा कि कहाँ जाए,
और वो तब जब तुम्हारे पास फोन भी होगा, सारी सुविधाएं होंगी कि कब हम गूगल से कुछ भी देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कैसे जाना है, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं 1% एक जगह तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हें लगेगा अकेले आके फंस गए, समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। और ये 22 साल की यूनिवर्सल HMS बीगल से, और जो यात्रा पे गए थे 1831 में, आए कब थे? 36 में। सोचो 5 साल, एक 2 महीने के लिए जा रहे हैं, न एक दिन के लिए जा रहे हैं, 5 साल के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे लोग फिर मान बनते हैं। हर कोई मान बनना बन सकता है? पता नहीं होता है। मैं एक बार लखनऊ गया था पेपर देने, पहली बार अकेले, तो मैं वहां ट्रेन हो जाता, मैं अकेले आ क्यों गया, आ तो गया, अब मैं वापस जाऊंगा सही से नहीं जा पाऊंगा। तो मुझे पता लगा कि अकेले जाने में कितना डर लगता है, कहीं पे अगर जाओ और दूर जाओ थोड़ा सा लगता है। अगले देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है ही ट्रेवल्ड साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और कह रहा है गैलापागोस आइसलैंड, जो मैंने कहा था डार्विन फिंचेस के बारे में, तो वो नहीं बताया था। अब सोचो ये उस टाइम पे इतना कुछ घूम आए थे, सही है? क्या कितने देशों में देखो, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। अरे मुझे लगता है बहुत लोगों को तो ये डर लगेगा कि अगर हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तो समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, या वो कुछ बोलेंगे तो हम समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। तुम लोगों को ये इससे डर लगेगा खाली। जैसे अगर पंजाब में चले जाओ तो मैं गारंटी कर रहा हूँ तुम्हें, बहुत लोगों को ये डर लगेगा कि कैसे करके हम बोलेंगे, लोगों से बात ही नहीं करने देंगे, क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल अलग होगी और हमारी भाषा क्या होगी, अलग होगी। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, डार्विन ने 2 बुक भी, ये डार्विन वाज इन्फ्लुएंस बाय 2 बुक, इन्होंने 2 बुक पढ़ी थी, उनसे क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। पहला है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, और दूसरा कौन सा है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। सही है? तुम किताब पढ़ते हो क्या? अगले कह रहा है देयर वाज स्ट्रिकिंग सिमिलरिटी बिटवीन द व्यू ऑफ डार्विन एंड बेलिस। एक बात बताऊं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेलिस, जो बताऊं क्या है बेलिस, ये डार्विन के क्या थे, स्टूडेंट थे बेलिस। ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि जो ये थ्योरी है पूरी, ये डार्विन ने नहीं दी थी, किसने दी थी, बेलिस ने। लेकिन स्टूडेंट होने के नाते ये फेमस कौन हुए, डार्विन, क्योंकि डार्विन का उस टाइम बोलबाला क्या था, ज्यादा, इस वजह से कौन फेमस हो गए, डार्विन फेमस हो गए। तो यहाँ पे देखो, लेकिन नाम दोनों का है, दोनों का अलग हो, ठीक है। अगले मेन फीचर पढ़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला इसका मेन फीचर था, इन्होंने जो बताया था डार्विन ने, वो बताया था बेटा ओवर प्रोडक्शन। क्या? इसका मतलब, इनका मानना ये था, ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ती है तो इवोल्यूशन होने के चांस रहते हैं। आप लोग बताओ, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इवोल्यूशन होगा, अगर नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और दूसरा लिखा है बेटा लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई थी। इन्होंने कहा था जब किसी चीज की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, खत्म, तो वहां पे क्या होता है फिर, इवोल्यूशन। आप लोग बताओ बेटा, कोई घर होता है, आपको पता होगा पापा जो होते हैं या पापा के पापा थे, घर क्यों बनवाते हैं, एक जनरेशन में एक बार घर बनता है हमेशा, वो इसीलिए बनता है कि आपके बाबा तो वो तो अकेले, वो अपने घर में सर्वाइव कर गए, पापा 2 भाई हो गए, चलो उनने भी अगर गरीबी है तो सर्वाइव कर लिया, सही है, अमीर है तो सर्वाइव वो भी नहीं कर पाएंगे। अब उनके 2 बच्चे हो गए तो कितने हो गए, 4 लोग। इसका मतलब कैरिंग कैपेसिटी घर की क्या हो रही है, खत्म, एक बार में, एक जनरेशन में क्या हो रही है, खत्म हो रही है, क्या, कैरिंग कैपेसिटी। देखो यहाँ पे देखो बेटा, इनका कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। जैसे बेंच है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है बताओ, 4 नहीं 5 लोग मान लो, 5 कैरिंग बैठ सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, खत्म। अब 6 लोग हैं तो कुछ तो व्यवस्था करेंगे। तो सुनो, अगर बैठना है 6 लोगों को तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो बेंच बड़ी करनी पड़ेगी,
चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहा है लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की अगर कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई थी, लिमिटेड, और इससे क्या करना पड़ा, इवोल्यूशन। अगला कह रहा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल, तो ये संघर्ष करना पड़ेगा, और आप लोग बचते हो। अगला कह रहा है वेरिएशन एंड हेरिडिटी, और ये कारण था कि जब वेरिएशन होते हैं तो वहाँ इवोल्यूशन होता ही होता है। अगर वेरिएशन ना होते तो क्या इवोल्यूशन होता, नहीं होता ना। तो वेरिएशन और हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, समझ गए हम लोग। तो यहाँ पे इनका मानना क्या था, जो जिराफ के केस में क्या था, सुनो। पहला ये था जिराफ के केस में कि जिराफ यहाँ पे ज्यादा रहे होंगे, सही, ज्यादा रहे होंगे। दूसरा था कि लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो वहां पे सर्वाइव खाने की तो जो नंबर होगा, पेड़ होंगे खाने के लिए, वो क्या रहे होंगे, कम, तो उनका उतना ही जिराफ रह पाएंगे जो आराम से खा सकें, सही है, ऊपर जाके, यानी गर्दन को पकड़ के। अगले कह रहा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उन्होंने क्या किया होगा, जो स्ट्रगल कर गए वो तो सर्वाइव कर गए, तो स्ट्रगल और जो नहीं कर पाए वो खत्म हो गए। आप लोग बताओ, एक बार बताओ, लंबी गर्दन वाले थे वो सर्वाइव कर गए होंगे क्योंकि पेड़ पत्ते ऊपर थे, और छोटी गर्दन वाले सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, तो बेचारे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। और इनका अगला मानना था वेरिएशन एंड हेरिडिटी। अब आप लोग एक बार बताओ मुझे, देखो मेरा मानना तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इनके हिसाब से कि जिराफ जो होते हैं दो टाइप के हैं, मान लिया बड़ी गर्दन वाले सर्वाइव कर रहे हैं, छोटी गर्दन वाले क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सही है। अब आप लोग बताओ, अगली जनरेशन में मैटिंग करेंगे तो दोनों गर्दन लंबी वाले होंगे, तो उनका बच्चा के चांस दोनों हो सकते हैं, छोटी गर्दन वाले और बड़ी गर्दन वाले। अब फिर छोटी गर्दन वाला खत्म हो गया, बड़ी गर्दन वाला फिर सर्वाइव कर गया। इसका मतलब अब पे लगातार, तो आप लोग को बताओ आने वाली जनरेशन में सब लंबी गर्दन वाले ही होंगे, समझ गए आप लोग, तो ऐसा रहा होगा। तो इनका मानना ये था, समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है, इन्होंने कुछ अलग सोचा और उन्होंने कुछ अलग सोचा। तो अगले देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, और भी है। हाँ, 5 में इन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने बताया था बेटा कि जो फिट होगा अकॉर्डिंग टू नेचर वो क्या कर पाएगा, सर्वाइव, और वरना जो नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समझ गए। ऐसे ही रहा होगा जिराफ के केस में। और नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर सेलेक्ट करता है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है नेचर के द्वारा सेलेक्ट होना। भाई अभी आप लोग बताओ, अगर सपोज मानो नेचर है, नेचर का मतलब है इन्वायरमेंट, सही है। इन्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप उस टाइम के सोचो तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि नेचर के द्वारा सेलेक्ट जो हो पाएगा, जो उसमें फिट रह पाएगा इन्वायरमेंट में, वही सर्वाइव करेगा, और बकाया क्या हो जाएंगे, खत्म। जैसे नेचुरल सिलेक्शन, ऐसे मानो सिलेक्शन तो नहीं था, नेचुरल कहाँ था, अभी कोरोना आया था, क्या आया था, तो आप लोग बताओ जिसकी इम्यूनिटी सही थी वो बच गए, और जिसकी इम्यूनिटी नहीं थी वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो बोल सकते हैं ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो अपने आप को स्ट्रगल कर गया वो बच गया, और जो नहीं कर पाया वो खत्म हो गया। यहाँ पे और बेटा तो ये तो हो गया। हाँ, 6 कह रहा है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, और इसके बाद नई स्पीशीज जो आती है ओरिजिन होता है, तो उससे ये भी क्या था, एक टाइप का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, समझ गए आप लोग। अगर नई स्पीशीज नहीं आएगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। जैसे अभी आपने देखा है कि कितने टाइप की स्पीशीज का मतलब डॉग कितने टाइप के आते हैं, हर टाइप, बहुत टाइप हो गए, तो इसका मतलब इवोल्यूशन का मतलब ये तो होता है, सही है। और इतना ही था ना, ठीक है। तो ये इनका मानना था इन चीजों से, और मुझे लगता है इनने सही शुरू दी थी, उनका मानना भी सही था डार्विन का, ठीक है। लेमार्क का थोड़ा सही भी था, लेकिन थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें गलत लगी थी। तो आप लोग बेटा ऐसा करो, हैंग डालो डार्विन, और इसके बारे में लिखोगे। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि बुक से आपको बेटा समझ में नहीं आएगा, पढ़ते बहुत बेकार लगेगा, कॉपी होगी तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ते, ठीक है।
देखा कह रही हो ये तो भी नहीं होता है। देखिए ना वो क्या होगा तो पहली बार देख लिया कितना लेट लिखते हो लिखते हो बहुत। ये चैप्टर सबसे ज्यादा दिन लेगा, इसके बाद कोई चैप्टर इतना दिन नहीं लेगा। नहीं नहीं वो तो चैप्टर तो बड़ा है वो, उसमें लिखवाऊंगा नहीं, उसमें एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। खाली ये चैप्टर मुझे लगा था कि थोड़ा सा बच्चों को लिखवाना चाहिए। देख लिया याद याद किसके आ रही है? लिख लिया बेटा ये। तो यहाँ पे मेन फीचर क्या कहते हैं? पहला था ओवर प्रोडक्शन, दूसरा था लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, तीसरा क्या है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और तीसरा क्या है चौथा वेरिएशन एंड हेरिडिटी। इसके बाद देखो इनका पांचवा क्या था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, और सिक्स कौन सा था बेटा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। सही है। तो आप लोग ये 5-6 खाली इनके हेडिंग लिखना बस, उसके बारे में मत लिखना। ठीक है देखो खाली ये वाला पॉइंट लिखना 5 और 6 नंबर वाला। ठीक है बकाया में लिखना क्योंकि वहां वही सब लिखा हुआ है। ठीक है उसी के बारे में। अब देखो बेटा यहाँ पे
लिख लिया। अब देखो यहाँ पे समझते थोड़ी है बेटा, यहाँ पे कह रहा है क्रिटिसिज्म, डार्विन का क्रिटिसिज्म भी हुआ था, कुछ जगह ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सुनो क्या कहता है, बोलो मत आपस में। ये देखो ये कहाँ पे खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वो क्या कहता है देखो, पहला लिखा है बेटा, डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो हम लोगों में खत्म हो चुके हैं, समझ गए। तो ये नहीं बता पाए। जब हम एक बार बताओ, जब किसी चीज का कोई काम नहीं है तो उसका डेवलपमेंट फिर क्यों होगा, नहीं होना चाहिए ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा ये नहीं कर पाए, नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉज, ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। एक बात इन्हें बताऊंगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें जेनेटिक्स की नॉलेज ही नहीं थी, इन्होंने हवा में तीर मार दिया था गाड़ी, समझ रहे हो। और क्योंकि इन्हें जब ये नहीं पता था कि यही नहीं बता पाए कि इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन होता क्या है, क्यों होता है, तभी तो इन्हें खाली उड़ता तीर होता है हवा में जला दिया और उसके बाद इन्होंने थ्योरी हवाबाजी कर दी थी। अगले कह रहा है, डार्विन इज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई इन अ पॉपुलेशन ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल डेवलप यूजफुल वेरिएशन एंड अदर हैव हार्मफुल वेरिएशन। ये भी नहीं बता पाए कि कुछ ही स्पीशीज ऐसी क्यों होती है, इनमें अच्छे वाले होते हैं वेरिएशन और कुछ में क्या होते हैं, खराब वाले होते हैं। तो खराब वाले फिर क्यों होते हैं भाई, अच्छे वाला होने चाहिए सब में। तो ये भी इन्हें क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और साफ साफ फ्रेश लिखा है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विन वाज लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ, इन्हें कोई जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, इन्हें ये नहीं पता था कि कैसे करके कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, इन्हें ये बात नहीं पता थी। अब तो आपको पता है कैसे होते हैं, डीएनए की तरह होते हैं, गैमेट की तरह। तो हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में कैसे होते हैं, लेकिन इन्हें उस चीज की नॉलेज उस टाइम नहीं थी कि कैरेक्टर को ट्रांसफर कैसे करते हैं, यानी कि जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे जाते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। समझ गए आप लोग। तो इन्हें हेरिडिटी की भी नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, समझ गए। तो ये वाले कुछ ड्रॉबैक थे इनके जो ये समझा नहीं पाए थे और इसीलिए इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं मानी गई। तो आप लोग लिखोगे इसे, लिख लो क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन। क्या क्रिटिसिज्म हुआ था इनका, बेटा ये वाला पॉइंट लिख के इधर देखो, ये वाला पॉइंट लिख के इसके बाद डायरेक्ट ये वाला लिखना, क्योंकि सब साफ साफ तुम समझ जाओगे। जब इनके पास नॉलेज ही नहीं है हेरिडिटी की तो वेरिएशन के बारे में क्या बता पाएंगे, समझ गए। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट लिख लो, पहला वाला और चौथा वाला, तो ठीक है, ज्यादा मत लिखना, क्योंकि उन दो पॉइंट्स में वही बताया गया है जो यहाँ पे है, सही है। मतलब साफ साफ है कि हेरिडिटी कोई नॉलेज नहीं, सिंपल सा, ठीक है। तो पहला लिखो, चौथा लिखो।
क्लियर? तो बेटा यहाँ पे आप लोग ये समझ गए डार्विन के बारे में, लेमार्क के बारे में। तीसरा जो थ्योरी था वो था म्यूटेशन थ्योरी। कौन था? क्या हुआ? और जो सबसे अच्छा थ्योरी था वो यही था। कौन सा? म्यूटेशन थ्योरी। पहले आप लोग ये समझो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। म्यूटेशन का सिंपल मतलब होता है, यहाँ पे देखो एक समझ लो बेटा से। म्यूटेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है? म्यूटेशन होता क्या है? आपने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी इसलिए आपको पता नहीं है। अगर आप जेनेटिक्स पढ़ लेते तो आपको पता होता। ये कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे देखो म्यूटेशन क्या होता है। यहाँ पे अगर म्यूटेशन की हम लोग बात करें, सही है, म्यूटेशन की बात करें तो मैंने कितने टाइप बताया था? दो टाइप का। इसे थोड़ा अभी समझाना आप लोगों के लिए थोड़ा समझ जाओगे, समझो पहले। एक वो होता है पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा होता है? और एक होता है बेटा फ्रेम शिफ्ट। कौन सा होता है? अब ये समझने के लिए पहले तुम्हें डीएनए को समझना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो अभी आपको जेनेटिक्स हुई नहीं है तो वरना आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है चीज। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे करके क्या होना है। ठीक है? म्यूटेशन में क्या होता है, देखो होता क्या है बेसिकली, सिंपल बात समझ लो। ठीक है? या अभी आपको ये पता लगेगा कि कैसे कैरेक्टर होते हैं, जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। देखो हमारा जो पूरा खेल है वो डीएनए का है। किसका है? इसीलिए हम लोग डीएनए को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए पे आपको पता होगा डीएनए होता है भाई, क्रोमोसोम भी तो डीएनए से बने होते हैं। डीएनए होता है और डीएनए पे जीन्स होते हैं। आपने भी सुना होगा, सुना है? डीएनए होता है और डीएनए के पास क्या होते हैं बेटा? जीन्स होते हैं। और आपने ये सुना होगा कि जीन्स किसी भी कार्य को हमारी बॉडी में इन्फ्लुएंस कराते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनना है, डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या स्ट्रक्चर बनना है और क्या शेप बननी है, कैसी कैसी प्रोटीन बननी है, क्या क्या बनना है, कौन से हार्मोन बनने हैं, कौन से एंजाइम बनने हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है? जीन्स। दूसरा, जीन्स कैसे करते हैं? मैंने ये बताया था कि डीएनए का वो सेगमेंट, वो हिस्सा जो कोई काम को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो बताएं हम लोगों को। अब जीन क्या होता है, वो कैसे करता है समझो बेटा। होता क्या है? सिंपल होता क्या, स्टार्टिंग समझो। देखो एक सेल है, क्या है? ये सेल है, सही है। और यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? आप लोग को और बता दूं मैं, डीएनए, ये डीएनए है और इसमें आपको पता होगा नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, देखो होगा। अभी आप लोग यही समझो खाली, ठीक है? जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, इसके बाद साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन। आपको ये पता होगा एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, थाइमिन के साथ एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थाइमिन के साथ हमेशा एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन। ये डीएनए है। क्या है? और डीएनए पे क्या है? नाइट्रोजनस बेस है इसे। अब आप लोग सुनो, ये नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस जो डिसाइड करता है कि आपका बॉडी कैसा बनेगा और कौन सा प्रोटीन बनेगा, वो कैसे करता है। देखो आप लोगों को अगर नॉलेज हो तो आपको पता होगा टोटल हमारी जो 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कितने टाइप के होते हैं? और 20 टाइप के अमीनो एसिड से जितनी भी हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रही है, जितनी भी, जैसे एंजाइम पर प्रोटीन के एंटीबॉडी प्रोटीन होती है, बेसिकली हमारी बॉडी में है तो प्रोटीन, जितनी भी करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बनी होती है वो इन 20 टाइप के अमीनो एसिड से बनी होती है। अब कैसे? देखो बेटा होता क्या है, हर एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन होता है। क्या होता है? कोडॉन। कोडॉन सर क्या होता है? तो या देखो 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस मिला के एक कोडॉन बनता है। कितना बनता है? एक कोडॉन। इसका सिंपल सा मतलब होता है, आप लोग बताओ, अगर 26 लेटर होते हैं, ए पूरी हमारा ए अल्फाबेट वो यानी कि ना वो क्या बोलते हैं, वर्णमाला में 26 होते हैं और उनसे दुनिया के सारे नाम बने हुए हैं बने हुए। किसी में ए पहले तो किसी में बाद में, किसी में एस पहले तो बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा, ऐसा ही यहाँ पे खेल होता है। अब होता कैसे समझो, ये क्या है? कोडॉन है। ऐसी कोडॉन बनाते रहो, ऐसी कोडॉन बन रहा है ना। अब आप लोग बताओ प्रोटीन कब बनती है? ये प्रोटीन क्या होती है? अमीनो एसिड की चेन, अमीनो एसिड की चेन प्रोटीन होती है। अब किस चेन में
यानी कि चेन में किस नंबर पर कौन अमीनो एसिड लगेगा वो तय करता है तुम्हारा ये सीक्वेंस। अब आप लोग पता होना चाहिए कि डीएनए होता है उससे एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? एमआरएनए डीएनए कोड करता है और एमआरएनए क्या हेल्प करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में राइबोसोम के पास जाके। बताइए तो बात करता कैसे बेटा डीएनए का। इधर देखो डीएनए जैसे हमें मान लिया आप तुम समझो कोई भी अमीनो एसिड है उसके भी जो कोडॉन होता है वो स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? जैसे अगर AUG है सपोज, क्या है बेटा, अगर इससे मिथेनिन कोड हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जब भी सीक्वेंस में तुम्हारे डीएनए में AUG आएगा, अभी तक नहीं आया ना, और जब भी आएगा तो हमेशा उधर प्रोटीन की चेन में क्या लगेगा, अमीनो मिथेनिन क्या लगेगा। और एक अगर अमीनो एसिड चेंज हो गया तो इसका मतलब पूरा प्रोटीन क्या रहता है, चेंज रहता है। जैसे हम नाम की अगर बात करें, सपोज किसी का भी नाम ले लो, अगर एक अक्षर निकाल एक लेटर निकाल दो तो क्या नाम रहेगा? नहीं रहेगा ना। अब सुनो बात को, होता क्या है म्यूटेशन में, होता क्या है समझे सही है। म्यूटेशन का मतलब होता है कभी कभी ऐसा होता है बेटा, अगर मान लिया यहाँ पे जी की जगह क्या हो जाए, जी की जगह टी आ जाए, क्या आ जाए, आप लोग बताओ कि ये पूरा कोडॉन चेंज नहीं हो गया? कोडॉन चेंज हो गया। और अगर कोडॉन चेंज हो गया तो बताओ कि अमीनो एसिड चेंज नहीं हो जाएगा? और जब अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा ही प्रोटीन बनेगा, वो तो नहीं बनेगा, हमेशा कोई कौन सा प्रोटीन बनेगा, दूसरा ही बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे दूसरा ही एक क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो यही तो होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है एक कोडॉन चेंज हो जाए और उसकी जगह पे दूसरा आ जाए, सही है। और दूसरा आके वो क्या कर दे, पूरा प्रोटीन ही क्या कर दे, चेंज कर दे। और जब प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो उसका मतलब ये है, प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि वही तो होगा, या तो कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, आपकी बॉडी में दूसरा प्रोटीन बनेगा तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी, या तो कोई अच्छा प्रोटीन बन जाएगा। समझ गए हम लोग। तो ये होता है तुम्हारा क्या, म्यूटेशन। यानी कि मैं फिर से बता रहा हूँ, डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस में चेंजमेंट को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और आपको समझ गए कैसे चेंजमेंट आता है, या तो डिजीज, जैसे आपने देखा होगा सिकल सेल एनीमिया होता है, क्या होता है, डिजीज होती है जेनेटिक डिजीज, वो किससे होती है, पॉइंट म्यूटेशन से। वहां पे क्या होता है, म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन होगा तो क्या हो जाती है, डिजीज। और इसीलिए वो कैसी डिजीज है, जेनेटिक, क्योंकि डीएनए को लेती है। समझ गए। अब देखो अगर मैं वैसे बात करूं तो पूरी दुनिया में, कहां, पूरी दुनिया में हर किसी का डीएनए सेम होता है, बस डिफरेंस होता है नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस का। सही है। अगर ये सीक्वेंस चेंज होंगे तो कोडॉन चेंज हो जाएगा, और कोडॉन चेंज हो जाएगा तो फिर अमीनो एसिड की चेन चेंज हो जाएगी, और वो चेंज हो जाएगी तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। और तभी तो बेटा हम लोगों में क्या डिसाइड होता है भाई, डॉग में क्या डिसाइड होता है, सही है, हाथी में क्या डिसाइड होता है, वो तो डीएनए करता है ना, क्योंकि पेरेंट से क्या आता है, डीएनए। ये आपको बहुत से समझ में आएगा तो हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी जेनेटिक्स हुआ नहीं है, इसीलिए आपको म्यूटेशन हो सकता है अभी भी समझ ना आए हो, फिलहाल मैंने प्रयास पूरा किया। अब यहाँ पे देखो दो टाइप का म्यूटेशन होता है, एक तो पॉइंट, एक होता है फ्रेम शिफ्ट। अब आप लोग पॉइंट का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पे जी हटा और क्या आ गया, सी। आप लोग बताओ यहाँ पे क्या एक ही तो नाइट्रोजन बेस का वो चेंज हुआ, और एक चेंज हुआ तो एक कोडॉन चेंज हो गया, और एक कोडॉन चेंज हुआ तो एक अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब थोड़ा कम नुकसान है। लेकिन अगर फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है एक पूरा ही हट जाएगा, डिलीट या फिर ऐड हो जाए, या तो ऐड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, डिलीट। अब डिलीट हो गया मान लीजिए तो ये वाला कोडॉन देखो चेंज हो गया, तो फिर ये वाला भी हो गया और सब हो गया। समझ गए। तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। समझ गए। तो ये क्या होता है, म्यूटेशन। मैं ऐसे बोल सकता हूँ जब भी म्यूटेशन होता है तो या तो कोई एवोल्यूशन तो होगा 100%, क्योंकि प्रोटीन चेंज होगी, और जब भी म्यूटेशन होता है तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि कोई ना कोई चेंजमेंट आना। जब भी हमें कोई डिजीज होती है जेनेटिक, कौन सी होती है, तो या तो म्यूटेशन किसी ना किसी में हुआ होगा, या तो फादर में हुआ होगा, उसके फादर को, या उसके फादर किसी को हुआ होगा, वो लगातार क्या होता है, ट्रांसफर। क्या होता है, तो समझ गए आप लोग म्यूटेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो म्यूटेशन कह रहा है प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्राइस ऑन बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन अ प्लांट। इन एक प्लांट का उसमें क्या किया इन्होंने, उसके बेसिस पे दिया मेन पॉइंट ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। इन्होंने क्या बताया, देखो क्या क्या पॉइंट है।
पहले कह रहा है सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, मैंने कहा था हाँ। अभी एकदम से चेंजमेंट आ जाएगा इसमें जेनेटिक मटेरियल में। और कह रहा है विच डेवलप वेरिएशन कॉल्ड, और जिससे क्या होंगे वेरिएशन आएंगे और क्या हो जाएगा म्यूटेशन हो जाएगा। समझ गए? म्यूटेशन होना ऐसा नहीं कि अच्छा कैरेक्टर है, म्यूटेशन से डिजीज भी आती है जो हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में, ठीक है। बहुत सारी डिजीज जो किससे होती है म्यूटेशन से होती है। अगले कह रहा है बेटा म्यूटेशन ऑफ लार्ज रैंडम डायरेक्शनलेस, डायरेक्शनलेस का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन होगा, फायदा ही होगा, नुकसान भी सकता है। और कह रहा है व्हाइल डार्विनिज्म वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, जो डार्विन ने बताया था उन्होंने कहा था कि डायरेक्शन में म्यूटेशन होता है, डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में, लेकिन म्यूटेशन तो में तो कुछ भी हो सकता है, या तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। अगले कह रहा है म्यूटेशंस आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ ऑल वेरिएशंस एंड कॉज ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है यानी कि जो म्यूटेशन के द्वारा जो होते हैं वो वेरिएशन और फिर क्या होता है उसके बाद क्या होता है एवोल्यूशन होता है। तो ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, समझ गए हम लोग, म्यूटेशन से ही हमेशा क्या होता है एवोल्यूशन होता है। अगले देखो एग्जांपल इन सपोर्ट, अरे ये सपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ लिखा होगा, अभी आपने म्यूटेशन थ्योरी नहीं लिखा है तो आप लोग वहाँ पे देखो एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ डार्विन, और यहाँ पे ये लिखो पहले लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ और इंडस्ट्रियल मिलेनियम, और उसके बाद लिखना थर्ड एंड डाल के म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करना है, लिखना है, ठीक है। देखो ये सब किसके पॉइंट्स हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो एवोल्यूशन। क्या लिखा आपने एग्जांपल लिखो और उसके बाद ये लिख देना, ठीक है म्यूटेशन थ्योरी।
लिख लिया बेटा ये? लिख लिया? लिख लिया? ये सब लोगों ने ये मल्टी को दोबारा थोड़ा समझाना पड़ेगा कि बच्चे को आदत कम है। बोलिए ना दीपक रेस तभी से ये कहाँ चला गया ये इधर क्यों तभी से ये टाइफाइड है उसे टाइफाइड अभी बेटा फीवर आ रहा है आप लोग वो अपना जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करके रखो सही है क्या बोल सकते हैं स्वेटर वगैरह पहन के रखो फीवर होता ना है लिख लिया नहीं निकलना है सभी पढ़ाई द्वारा होता है वहाँ पे होता है जेनेटिक में इसके बाद ये था यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है ना चलो कोई बात नहीं है जो नहीं लग रहा लिख लिया करो
देख लिया बेटा, देख लिया। अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो? तो इंडस्ट्रियल मिलेनियम का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल मिलेनियम। यहाँ पे क्या है बताया गया है, समझो। यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे देखो अगले डायग्राम बने हुए दो हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जहाँ इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री वगैरह, फैक्ट्री होती है, तो एक इंसेक्ट है जो अगर फैक्ट्री के पास वाले पेड़ों वगैरह बैठता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है कंपेयर टू अगर हम दूसरी जगह देखें तो इसका मतलब ये भी क्या है, इवोल्यूशन का मतलब है, कलर का मतलब है। अब ये से मान लो ऐसा हो सकता है, जैसे आप लोग सोचो अगर कोई आदमी ऐसा है जैसे इंडिया का आदमी है, कहाँ पे और वेस्ट इंडीज में रहे, तो कहीं ना कहीं तो आने वाली पीढ़ी में इफेक्ट पड़ेगा, ये बात सही है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ का एनवायरनमेंट जो होगा उसमें आके फिर क्या पड़ेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, चाहे भले ही वो इंडिया का शादी इंडिया की से मतलब हो, लेकिन वहाँ पे रहने से ही फर्क पड़ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और आने वाले 10 जनरेशन में 20 जनरेशन में देखने को मिल सकता है कि उसका जो बच्चे होने लगे हर करके वो कैसे होने लगे, वेस्ट इंडीज की तरह, सही है। तो इसका मतलब यहीं पे ये बता रहा है कि जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ब्लैक ब्लैक धुआं होता है, वहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अलग कलर के, और दूसरे अलग कलर के, ठीक है। अगले देखो नंबर 3 कह रहा है ड्रग रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट, और नंबर 4 कह रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्या कह रहा है? जब बेटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, क्या होता है, सिलेक्शन, तो हमेशा यहाँ पे भी क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है मैन हैज बीन टेकिंग द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा आदमी अपने फायदे के लिए पता नहीं क्या कर रहा है, वो नेचर सुनना कर रहा है, वो तो हम लोग कर रहे हैं ना, अभी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, आदमी तो बढ़ा रहा है, तो ये कौन सा लक्षण हो गया, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है कि नेचर के को हटा के हम अपनी इच्छा अनुसार जो नई चीजें बना रहे हैं उसको क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है तब भी क्या होता है, इवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अगले देखो यहाँ पे, क्योंकि कह रहे हैं देखो the selected individuals are interbreed, this process termed as artificial selection। हम लोगों ने कितनी सारी स्पीशीज डाली इन आपस में एक दूसरे के इंटरब्रीड करा के, ठीक है, ऐसे करके। अब अगले जो टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आप लोग ये लिख लो ना, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो मैं अपने स्पेशल पढ़ाऊंगा, ठीक है। बच्चे मंडे से आएंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 4-5 दिन छुट्टी में क्या बनाएंगे, भूल जाएंगे, और बहुत बच्चे इसमें तैयार होंगे। तो आपको तैयार होना, ठीक है। तैयार होने का मतलब क्या, कपड़े वपड़े नहीं पहनना, ये किताबें पढ़ना है, समझ रहे हो। और बेटा मैं आपको बता दूं, दीपावली के बाद एक लिस्ट बनेगी जिसमें जो बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कैंसिल, मैं फिर बता दूंगा बात, ठीक है। मंडे के बाद से, मतलब मंडे से, और बकाया आपको दीपावली मनाओ सेफ तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि पटाखे को, कुछ लोग ऐसे होते हैं हाथ में छोड़ते हैं, देखा है आपने, वो तरीका बताते हैं कि अबे हाथ में छोड़ के देखा, तो उस चक्कर में तो क्या होता है, कभी कभी हाथ में चोट लग सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सेफ का मतलब है वो आराम से बिल्कुल पटाखे छोड़ने हैं, ठीक है। जादूगर दिखाते हैं ना वो लोग गांव वगैरह में, गांव में वो कभी कोई करता है ऐसा कि वो बम होता है उसको कटोरे में रख लिया, किसी में रख लिया, तो ऐसी एक्टिविटी मत किया करो, ठीक है। इससे बहुत खतरा रहता है। पहली बात तो मैं कहूँगा थोड़े बहुत पटाखे छुड़ाओ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेफ तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। कुछ लोग होते हैं रॉकेट वगैरह होता है हाथ में लेके छोड़ देते हैं ऊपर। घर की ना रात में खिड़की खुली थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, हमने रॉकेट ऐसे करके ऐसे खिड़की के अंदर से लग गया। तो ये सब मत करना वरना बेटा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हाँ धोखे लाके चला वो लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हाथ में रख के छोड़ोगे तो इधर तो हो सकता है, डर सकते हो। मतलब ऐसे बॉटल थी, हमने तो ऐसे रख दिया था, ऊपर बना हुआ नहीं होता है बाउंड्री टाइप का, उसी के ऊपर रखा, हमें क्या पता इसके घर में जला जाएगा, वो डायरेक्ट इसके घर के अंदर चला गया। सुबह मैंने खबर दी तेरे घर में हमने रॉकेट छोड़ा था, देख लेना।
कुछ तो लोग जो गाँव में पटाखे लेके आते हैं वो ऐसे लेके आते हैं कि अगर वो ऊपर जाने वाला पटाखा होगा तो वो ऊपर जाने के अलावा वो ऊपर से नीचे भी आ रहा है तब बोलेगा। तो ये बहुत सारी चीज ऐसी होती है। ऐसे ही होता है। या तुमने देखा होगा कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जैसे छोड़ रहे हो तुम, वो उस टाइम पे नहीं बोलेंगे, जब कभी करीब आ जाओगे एकदम बोलेंगे। तो उनसे बच के रहना और अच्छे से नहीं बनाना जिससे ज्यादा। और लेकिन आप लोगों का काम है बेटा खाली पढ़ाई करना। क्या करना है? पढ़ाई करना है, ठीक है। और साथ में थोड़ा बहुत कर लेना एंजॉयमेंट। चलो बेटा, और इसके बाद हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मतलब मंडे को। और अगर परसों क्लास होगी तो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर हो तो सब बच्चे आने का प्रयास करना, घर से आना मुझे नहीं पता। बगैर हम लोग पढ़ाई करनी है, ठीक है। लिख लिया हम लोगों ने? लिख लिया? ये लिखते रहो आपको।